Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Orders of Civil Procedure Code 1908 and in today's video we are going to discuss Order 22. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 22 of Civil Procedure Code deals with death, marriage and insolvency of parties. अब इस ऑर्डर के अंदर तीन चीज़ों को डिस्कस किया गया है. ऑर्डर 22 हमें ये बताता है कि अगर ड्यूरिंग द सूट किसी भी पार्टी की, चाहे वो प्लेंटिफ है या वो डिफेंडेंट है, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या वो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा या वो जारी रहेगा, और अगर वो मुकदमा कंटिन्यू रहेगा तो वो कैसे होगा, ये सारा प्रोसीजर इसमें डिस्कस किया गया है. सो स्टार्ट करते हैं रूल 1 से. रूल 1 बात करता है नो अबैटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स. अब इस रूल को अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली दो चीज़ों की बात की गई है. पहली बात की गई है अबैटमेंट की. अब अबैटमेंट क्या होता है? अबैटमेंट वर्ड निकला है अबैट से, जिसका मतलब है साकित हो जाना, रुक जाना, ख़त्म हो जाना. और दूसरी बात की है राइट टू सू की, कि क्या उस बंदे का दावा करने का हक जिंदा है या नहीं. सो इसमें क्या हुआ कि अगर एक बंदे का दावा करने का हक जिंदा है, हक दिफा जिंदा है, तो फिर पार्टीज की डेथ से वो मुकदमा खत्म नहीं होगा. रूल 1 क्या कहता है? द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शेल नॉट कॉज द सूट टू अबैट इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स. शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है. अगर ड्यूरिंग द सूट किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, लेकिन वो सूट ऐसा है जो इनकी डेथ के बाद भी कंटिन्यू रह सकता है, राइट टू सू जिंदा है, तो फिर ये जो मुकदमा है ये अबैट नहीं होगा बल्कि ये कंटिन्यू रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें बेसिकली बात की गई है कि अगर कोई सूट किसी बंदे ने पर्सनल कैपेसिटी में फाइल किया है, वो उस बंदे की जात से मुतालिक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई हत्या के इज्जत का दावा है, वो बंदे ने अपनी जात से मुतालिक किया था, तो उसकी डेथ के बाद सूट खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर वो सूट ऐसा था जो कि राइट टू सू सर्वाइव रह सकता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिकवरी का सूट फाइल किया गया था किसी भी प्लेंटिफ की जानिब से डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और ड्यूरिंग दिस रिकवरी सूट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट इसकी डेथ हो जाती है, तो ये मुकदमा इसकी डेथ से खत्म नहीं होगा बल्कि इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस डिफेंडेंट से ये रिकवरी जो है वो कर सकते हैं. इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया गया है तो प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस सूट को जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो सिंपली रूल 1 ने जनरल रूल बता दिया कि किसी भी पार्टी की डेथ से मुकदमा खत्म नहीं होगा अगर राइट टू सू जो है वो जिंदा है, हक दिफा जो है वो मौजूद है. उसके बाद आ जाते हैं रूल 2 के ऊपर. Procedure where one of the several plaintiffs or defendants dies and the right to sue survive. अब इस रूल 2 का अगर हम टाइटल देखें तो इसमें कहा गया है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और उनमें से अगर कोई एक बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर सूट कंटिन्यू रहेगा या नहीं. सो रूल 2, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स देन वन, एनी ऑफ देम डाइज, एंड वेयर द राइट टू सू सर्वाइव्स टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स और प्लेंटिफ्स अलोन और अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स ऑफ डिफेंडेंट्स अलोन, द कोर्ट शैल कॉज एन एंट्री टू अफेक्ट ऑन द रिकॉर्ड एंड द सूट शैल प्रोसीड एट द इंस्टेंट ऑफ सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स. सिंपली
इसमें कहा गया है कि अगर एक सूट के अंदर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और इनमें से किसी एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो फिर जो राइट टू सू है वो ट्रांसफर हो जाएगा सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स को। यानी कि बहुत सारे मुद्दई थे और बहुत सारे मुद्दाले थे, एक एक की डेथ हो गई तो जो राइट है वो बाकियों को ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी जो है वो सूट को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर कोर्ट क्या करेगी, अपने रिकॉर्ड में इस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ को जो है वो एंटर करेगी और जो सूट है वो इन सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे पास दो भाई हैं, उन दोनों भाइयों ने मिलकर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया है। अगर इनमें से किसी एक भाई की, लेट सपोज ए की डेथ हो जाती है, तो फिर ए की डेथ के बाद ए का राइट ट्रांसफर हो जाता है बी को। अब यहाँ पर बी जो है वो एज अ सर्वाइविंग प्लेंटिफ इस सूट को जो है वो कंटिन्यू रखेगा और मुकदमा जो है वो डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जारी रहेगा। सो रूल 2 ने हमें क्लियर कट बता दिया कि अगर एक प्लेंटिफ या एक डिफेंडेंट डेथ हो जाए और बाकी प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स मौजूद हैं तो सूट उनके अगेंस्ट या उनके थ्रू जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 3। रूल 3 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और ऑफ द सोल प्लेंटिफ। अब इस रूल का टाइटल देखें तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई एक प्लेंटिफ था या बहुत सारे प्लेंटिफ्स थे और उनमें से किसी एक की जो है वो डेथ हो जाती है, या एक प्लेंटिफ था या बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो फिर सूट कंटिन्यू रहेगा या सूट अबैट हो जाएगा। सो रूल 3 ने क्या कहा, सब रूल 1, where one of the two or more plaintiff dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiffs alone or on the receipt of an intimation of the death of such plaintiff from the person nominated by him for that purpose under rule 26 order 7, or a sole plaintiff or sole surviving plaintiff dies and the right to sue survive, the court on application made in this behalf shall cause the legal representative of deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit। अब इस सब रूल के अंदर कहा गया है कि अगर किसी सूट के अंदर बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं और उनमें से किसी एक प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है और जो राइट टू सू है वो बाकी प्लेंटिफ्स को जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, या फिर सिर्फ एक ही प्लेंटिफ था और उसी एक सोल प्लेंटिफ की जो है वो डेथ हो जाती है, तो फिर कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी जाएगी कि इस प्लेंटिफ्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सूट के अंदर पार्टी बनाया जाए। और ये जो एप्लीकेशन दी जाएगी ये ऑर्डर 7 रूल 26 के अंडर दी जाएगी। ऑर्डर 7 प्लेंट को डिस्कस करता है और इसके रूल 26 में बताया गया है कि प्लेंटिफ की डेथ के बाद प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस सूट के अंदर पार्टी बन के उस सूट को कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है ए जिसने अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया था और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उसकी डेथ हो गई, तो फिर इस ए का जो बेटा है वो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में उसको पार्टी बनाया जाएगा और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ उसके बिहाफ पे इस सूट को कंटिन्यू करेगा। सब रूल 2, where within the time allowed by law no application is made or intimation is given under sub rule 1, the court may proceed with the suit and any order made or judgment pronounced in the suit shall have the same force and effect as if it had been made or pronounced before the death took place। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर प्लेंटिफ की डेथ हो गई और कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया गया, पहली बात, या फिर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में विद इन टाइम नहीं दी गई, कोर्ट को अप्लाई ही नहीं किया गया, सिरे से दी ही नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है वो इस सूट को कंटिन्यू रखेगी, इसमें अपना डिसीजन सुनाएगी और ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल इसी तरह इफेक्टिव होगा जैसे इस प्लेंटिफ की डेथ से पहले कोर्ट डिसीजन देती, यानी कि यही समझा जाएगा कि वो प्लेंटिफ जो है वो जिंदा है। सो रूल 3 ने हमें क्या बता दिया, प्लेंटिफ की डेथ हो गई, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके सूट को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं
रूल 4 के ऊपर। रूल 4 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स और ऑफ द सोल डिफेंडेंट। अब इसमें भी वही चीज एक्सप्लेन की गई है जो हम पिछले रूल में पढ़े हैं। वहां पर प्लेंटिफ की बात हुई है, यहाँ पर डिफेंडेंट की बात है कि अगर किसी सूट के अंदर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और इनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, या अगर सोल डिफेंडेंट था और उस अकेले डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा। सो वही तरीकाकार, where one of the two or more defendant dies and the right to sue does not survive against the surviving defendants or defendant alone, or on the receipt of intimation of the death of such defendant from the person nominated by him for that purpose under Rule 13 Order 8, a sole defendant or surviving defendant dies and the right to sue survive, the court on application made in that behalf shall cause the legal representative to be made a party। अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी सूट में एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हो और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, या अकेला एक डिफेंडेंट था और उसी अकेले डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, तो फिर इसकी डेथ के बाद कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी जाएगी कि इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इस सूट के अंदर जो है वो पार्टी बनाया जाए, और फिर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इस सूट को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। और ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशन दी जाएगी, ये अंडर ऑर्डर 8 रूल 13 दी जाएगी। ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट को डील करता है और उसका रूल 13 ये बताता है कि डिफेंडेंट के डेथ की सूरत में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फरीके मुकदमा बनाकर केस को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टीज थी। ए ने बी के खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल किया था। अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस रिकवरी सूट, बी जो डिफेंडेंट है उसकी डेथ हो जाती है। सो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टी बनाकर इसकी रिकवरी जो है वो की जाएगी, यानी कि ए के फेवर में जो रिकवरी है वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगी। सब रूल 2, any person so made a party may make any defense appropriate to his character as legal representative of deceased defendant। अब सब रूल 2 में कहा गया है कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस सूट को बिल्कुल उसी तरह से डिफेंड करेंगे जैसा कि डिफेंडेंट अगर खुद जिंदा होता तो वो इस सूट को डिफेंड करता। यानी कि डिफेंडेंट के जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये नहीं कह सकते कि मैं पर्सनली जो है वो इसका लाइबल नहीं हूँ। सब रूल 3, व्हेन विद इन द टाइम लिमिटेड बाय द लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड or no intimation is given under sub rule 1, the court may proceed with the suit and any order made shall have the same effect as if it had been pronounced before the death took place। अब इस सब रूल के अंदर लिमिटेशन को डिस्कस किया गया है कि अगर फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया गया डिफेंडेंट की डेथ के बारे में, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल नहीं की गई, तो फिर कोर्ट इस सूट को जो है वो कंटिन्यू करेगी और इसमें अपना डिसीजन देगी, और ये डिसीजन बिल्कुल इसी तरह से इफेक्टिव होगा जैसा कि इस डिफेंडेंट की डेथ से पहले होता है। यानी कि यही समझा जाएगा कि ये डिफेंडेंट जो है वो जिंदा है। नेक्स्ट है सब रूल 4, इट शैल नॉट बी necessary to substitute the legal representative of any defendant who has failed to file a written statement or has failed to appear and contest the suit at the hearing, and the judgment may in case pronounced against the defendant, and such judgment shall have the same force as if it had been pronounced before his death took place। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा डिफेंडेंट था जो सिरे से ही कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, ना ही उसने आके रिटन स्टेटमेंट फाइल की, ना ही वो किसी हियरिंग पे पेश हुआ, उसने कोर्ट में सिरे से हाजिरी दी ही नहीं है, और अगर ऐसे किसी डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट अपना डिसीजन देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के अंदर या एक्स पार्टी डिक्री जो है वो इशू की जाती है। यानी कि ऐसा समझा जाएगा कि ये डिफेंडेंट फोर्थ ही नहीं हुआ। सो रूल 4 हम क्या बताता है कि अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके बिहाफ पे पार्टी बनाकर सूट को कंटेस्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद आ जाती हैं रूल 5 के ऊपर। रूल 5 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स।
अब यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने की हद तक जो क्वेश्चन रेज किया जाता है उसकी बात की गई है. सो वेयर अ क्वेश्चन arises as to whether any person is or not the legal representative of deceased plaintiff or deceased defendant, such question shall be determined by the court. अगर किसी सूट के अंदर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हद तक क्वेश्चन अराइज हो जाए कि आया ये बंदा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो इसको कौन डिटरमिन करेगा? इसका फैसला खुद कोर्ट करेगी. कोई भी पार्टी खुद से ये तय नहीं कर सकती कि ये इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेंटिफ की डेथ के बाद उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है और डिफेंडेंट ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, या अगर डिफेंडेंट की डेथ के बाद उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है और प्लेंटिफ ये क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो इस चीज को डिटरमिन करने की जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर है. उसने ये देखना है कि ये बंदा इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं. उसके बाद है रूल 6, नो अबैटमेंट बाय द रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग. मुकदमे की समाअत खत्म होने के बाद अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो मुकदमा खत्म नहीं होगा. सब रूल 6 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग रूल, वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, देयर शैल बी नो अबैटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ ईदर पार्टी बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट, एंड द जजमेंट में इन सच केस बी प्रोनाउंस्ड एंड शैल हैव द सेम इफेक्ट. इसमें कहा है कि अगर किसी मुकदमे की हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जजमेंट सुनानी बाकी है और इसी दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, तो उनकी डेथ के साथ ये जो सूट है ये अबैट नहीं होगा, बल्कि कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी और ये डिसीजन बिल्कुल ऐसे ही इफेक्टिव होगा जैसा कि ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ से पहले होना था. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिकवरी का कोई सूट फाइल किया गया था, कोर्ट ने मुकदमा पूरा सुन लिया, फैसला लिखा हुआ था, अभी सुनाया नहीं, पार्टीज की डेथ हो गई, तो वो डिसीजन इफेक्टिव होगा. सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन ऑर्डर 22 के रूल 1 से रूल 6 तक, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट डेथ ऑफ द पार्टीज को डिस्कस किया है और उसके प्रोसीजर को देखा है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन